हमारे पास ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट कंपटीशन जो होता है फर्म का आपस में, वो दो किस्म का होता है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इसमें आप देखें मार्केट स्ट्रक्चर, एक है परफेक्ट कंपटीशन और एक है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट का मतलब ही होता है कि मुकम्मल पूरी तरह पर, और इम्परफेक्ट मतलब जो पूरी तरह पर सही तरीके से कंपटीशन ना हो, जहां पर उतार चढ़ाव आए। तो परफेक्ट कंपटीशन का जो सबसे मेन फीचर था, हमने ये कहा था कि जहां पर सब दुकानों की कीमत जो है वो एक जैसी रहेगी। इम्परफेक्ट कंपटीशन में वेरिएशंस होती हैं। इसकी मजीद आगे तीन टाइप्स हैं, एक है मोनोपोली, एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और एक है ओलिगोपोली। तो पहला जो हमारे पास ये परफेक्ट कंपटीशन था, अगर आप देखें परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ लिया था कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं, फिर हमने टेबल देखी थी, फिर हमने रिजल्ट निकाला, फिर ग्राफ देखा। ठीक है, फिर रिलेशन देखा था फर्म और प्राइस का, यहां तक हमने पढ़ लिया था। लेकिन अब आगे वाली जो इम्परफेक्ट कंपटीशन की तीन टाइप्स हैं, उनको अलग अलग पढ़ने की बजाय बेहतर यह कि पहले हम थोड़ा सा इकट्ठा इनका डिफरेंस देख लें आपस में, थोड़ा दिमाग में बात बैठ जाएगी। तो पहले वो कहते हैं जो परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें साइज एंड नंबर ऑफ, मतलब क्या कि साइज एंड नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मैनी। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में वो कहता है कि खरीदने वाले भी बहुत से लोग हैं और बेचने वाले भी बहुत सी दुकानें हैं। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसमें भी वो कहता है कि खरीदने वाले भी बहुत से लोग हैं और बेचने वाले भी बहुत से हैं। ओलिगोपोली में क्या कहता है, इसमें वो कहता है कि इसमें खरीदने वाले चाहे जितने भी होंगे उससे गर्ज नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं फर्म को, बेचने वालों को। इसमें वो कहता है आ फ्यू, मतलब बेतहाशा दुकानें नहीं है, चंद एक दुकानें होंगी इस कंपटीशन में। और उसके बाद है मोनोपोली। मोनोपोली में सिर्फ एक दुकान होती है। समझ रहे, किसी दूर दराज किसी देहात में एक अकेले बंदे ने दुकान बनाई हुई है, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से होता है, वो कितना प्रोडक्ट बनाता है, कितना प्राइस सेट करता है। तो उस अकेला बंदा जो कहीं बैठ कर दुकान उसने बनाई हुई है जहां और कोई दुकान नहीं है, उसे कहेंगे मोनोपोली। इसके बाद है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की क्या है, जिसमें बहुत सी दुकानें हैं और मोनोपोलिस्टिक में भी बहुत सी। ओलिगोपोली में चांद एक है, मोनोपोली में है ही एक दुकान। मेन जो डिफरेंस हमने बेसिकली देखना है ना, वो यही देखना है कि नंबर ऑफ सेलर्स, यानी फर्म्स का। कि कंपटीशन बेसिकली होता ही तब है जब और भी दुकानें हों। अकेला बंदा हो तो वो कैसा कंपटीशन है। तो मोनोपोली में समझ ले कोई कंपटीशन होता ही नहीं है, क्योंकि एक अकेली दुकान है। ओलिगोपोली में थोड़ा बहुत होता है। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इनमें ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि इनमें जो सेलर्स हैं वो ज्यादा है। बाकी डिफरेंसेस आपने पढ़ लेने, लेकिन मेन पॉइंट यही था कि नंबर ऑफ सेलर्स का। इसके बाद हमने देखना है फर्म्स प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन रूल अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब ये डिफरेंस सिर्फ ये इन चारों को पढ़ने से पहले डिफरेंस मैं आपको बताता, लेकिन तब बर्डन लगता क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था कंपटीशन से रिलेटेड। अब परफेक्ट कंपटीशन को हमने पढ़ लिया था, तो फिर इनके डिफरेंसेस को देखा है। तो दोबारा से वही जो पहला कंपटीशन है परफेक्ट कंपटीशन, उसी को हम रिज्यूम कर रहे हैं। फर्म प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन रूल अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसके अब दो तरीके होते हैं, एक होती है मार्जिनल अप्रोच और एक होती है टोटल अप्रोच। जिस तरह से आपको पता है कि एक हमारी होती है मार्जिनल कास्ट, जो हर इजाफी यूनिट को प्रोड्यूस करने के ऊपर हमारा खर्चा होता है, और एक होती है टोटल कास्ट, जो ओवरऑल जितना प्रोडक्ट हमने बना लिया है ओवरऑल हमारा खर्चा। तो इसी तरह से अब किसी फर्म जो प्राइस सेट करती है और जितना प्रोडक्ट बनाती है, इसको फाइंड करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड्स या दो अप्रोचेस हैं, एक मार्जिनल वाली इजाफी वाली और एक टोटल वाली। इसके बाद मार्जिनल अप्रोच जो है उसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहले दो कंडीशंस हैं अगर हमने इस मेथड को यूज करना है, एक होती है नेसेसरी कंडीशन और एक होती है सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, सफिशिएंट का मतलब यह है कि ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन नेसेसरी का मतलब क्या है कि इस कंडीशन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल अप्रोच को यूज करने के लिए हमें पहले दिमाग में ये रखना होगा कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होने चाहिए। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू व्हाइल मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। पहले में सिर्फ ये है कि कॉस्ट और रेवेन्यू मार्जिनल इक्वल हो, दूसरे में ये है कि जब इक्वल हो जाए उसके बाद कॉस्ट बढ़ रही हो। अब ग्राफ देखें, उसने क्या कहा था, कौन सी कंडीशन है पहले वाली, नेसेसरी, कि जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू है दोनों इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पर देखें जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा की है, अब यहाँ पर देखें ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की हुई है, ये किसकी कर्व है, एक तो प्राइस की है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन हम पढ़ रहे हैं, हमने कहा कि प्राइस एक जैसी रहती है। जब एक जैसी रहेगी, सपोज 1 1 1 या 2 2 2 जितनी भी, तो जब ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। ठीक है,
जब स्ट्रेट लाइन मिली है, बाद में हमने टेबल के ऊपर देखा कि जो प्राइस की वैल्यूज हैं एवरेज रेवेन्यू की भी वही है और मार्जिनल रेवेन्यू की भी वही है। तो इस तरह से ये मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व हमें मिल गई। अब इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है, वो कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इस ग्राफ के ऊपर देखें कि मार्जिनल रेवेन्यू की जो कर्व है स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट टच कर रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल हैं। जहां पर कोई टच करते हैं एक दूसरे को, इसका मतलब है उस पॉइंट पर दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर आप देखें कि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये वाली जो है यहाँ पर, और मार्जिनल रेवेन्यू वाली कर्व ये वाली, दोनों टच कर रही हैं। पहली कंडीशन यही थी कि जिस पॉइंट के ऊपर टच करें मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, वो ये पॉइंट हो गया। सफिशिएंट कंडीशन क्या थी, उसने कहा कि जब ये दोनों इक्वल हो उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ रही हो। तो यहाँ पर देखें ये जो कर्व है मार्जिनल कॉस्ट वाली, यहाँ पर तो इक्वल हो गई यहाँ पर, इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ जा रही है ना, मतलब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है। तो यहाँ पर दूसरी सफिशिएंट कंडीशन भी फुलफिल हो गई है कि इस ग्राफ के ऊपर हमने यही शो किया है कि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल भी हैं। इक्वल होने के बाद फिर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब बढ़ रही है। परफेक्ट कंपटीशन जब आप देखेंगे तो हर ग्राफ के साथ एक इजाफी ग्राफ भी आपको नजर आएगा, डिमांड एंड सप्लाई वाला। क्यों? क्योंकि हम हर ग्राफ के ऊपर शो करेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई वाली जो मार्केट प्राइस है यहाँ पर, जहां पर इक्विलिब्रियम होता है वो वाला पॉइंट, और इधर से हमने शो करनी है ये वाली प्राइस। ठीक है, कि जो ये वाली प्राइस है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट को फॉलो कर रही है, यानी इक्वल है। क्योंकि हमने कहा था कि जहां पर परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी दुकान अपनी मर्जी की कीमत नहीं रखती, वो ओवरऑल मार्केट प्राइस को फॉलो करती है। तो जो हमने ये मार्केट प्राइस के ग्राफ बनाया है डिमांड और सप्लाई वाला, तो हम कहते हैं ये जो दुकान है ना ये इसी प्राइस को फॉलो करती है, मतलब इसके बराबर कीमत रखती है जो आमतौर पर मार्केट में चल रही होती है। तो इसलिए हम इसकी प्राइस वाली लाइन को हमेशा इसकी इस पॉइंट के सामने शो करते हैं, इस तरह से। तो इसलिए ये इजाफी ग्राफ आपको नजर आएगा हर जगह। ये ग्राफ की वैसे जरूरत नहीं है बनाना, पेपर में तो आपने वैसे नहीं बनाना होगा। ये जस्ट वो शो करता है कि हम इस टाइम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा जो ओरिजिनल ग्राफ होगा ना, उसकी प्राइस वाला जो पॉइंट है वो इस डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन पॉइंट के सामने होगा। क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट वो है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है। मतलब जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम की हालत है, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो इस तरह से इजाफी ग्राफ को इसलिए शो करता है कि दोनों की प्राइस यहाँ पर सेम स्ट्रेट एक दूसरे को बिल्कुल आमने सामने। Explanation: The point Q1 is the profit maximization point where both necessary and sufficient conditions are fulfilled. Point Q1 कौन सा है? ये वाला, क्योंकि ये Q1 है ना, इसका पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस पॉइंट पर वो कहते हैं दोनों कंडीशंस जो है वो आपस में मीट कर रही हैं। दिस इज द पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। इसके बाद दूसरी अप्रोच है टोटल अप्रोच। इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है? टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। If total revenue is greater than total cost, then profit. If total revenue is less than total cost, then loss. जाहिर सी बात है, अगर अर्निंग ज्यादा है खर्चे से तो प्रॉफिट होगा, अर्निंग कम है खर्चे से तो लॉस होगा। अब ग्राफ देखें। अब ये कोई अनोखी चीज या कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पर देखें, ये जो हमने टोटल कास्ट का ग्राफ बनाया हुआ है, जब हमने कास्ट को डिस्कस किया था तो इसकी यही कर्व बनी थी। जब टोटल रेवेन्यू का कर्व हमने बनाया तो इसकी जब हमने डिस्कस किया था उसकी भी कर्व इसी तरह की थी। उसके बाद देखें, अब ये उसने प्रॉफिट शो किया है। अब इसका देखें वो शो क्या कर रहा है बेसिकली कि प्रॉफिट और लॉस का। जिस पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे कि कास्ट वाली कर्व ऊपर है और रेवेन्यू वाली नीचे है, तो मतलब रेवेन्यू कम है कास्ट ज्यादा है, तो हमें लॉस हो रहा होगा। और जहां पर आप देखेंगे कि रेवेन्यू वाली कर्व ऊपर शो हो रही है और कास्ट वाली नीचे, तो मतलब रेवेन्यू ज्यादा है और कास्ट कम है, तो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर देखें, ये जो पॉइंट है ये टोटल रेवेन्यू वाली कर्व जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये कास्ट वाली जा रही है। तो रेवेन्यू वाली ऊपर है कास्ट वाली नीचे है, तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद देखें, ये वाली जो कर्व है ये स्ट्रेट आ रही है ना रेवेन्यू वाली, और ये कास्ट वाली ऊपर है, इधर रेवेन्यू वाली कम है, तो यहाँ कास्ट ज्यादा रेवेन्यू कम है, तो इस पॉइंट पर हमें लॉस होगा। और ऊपर देखें कि ये लॉस लिखा हुआ है। तो ये आपने अपनी तरफ से कोई इस तरह की नहीं बनानी। अब आपको याद हो जानी चाहिए, जब इस चैप्टर के स्टार्ट से आप देखते हैं तो कुछ इस तरह की स्पेसिफाइड और सर्टन या पार्टिकुलर कर्व्स हैं। जिस तरह से डिमांड कर्व आपको पता है हमेशा डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप होती है, ठीक है, वो आपको याद हो जाना चाहिए। सप्लाई कर्व वो पॉजिटिव और अपवर्ड होती है, वो भी आपको याद हो जाना चाहिए। टोटल रेवेन्यू इसकी स्ट्रेट लाइन है अपवर्ड।
टोटल कास्ट इसकी थोड़ी डिफरेंट तरह की है, मूव करके जा रही है। तो इस तरह से इन कर्व की शेप आपको याद होगी, जब आप ड्रा करेंगे तो जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर रेवेन्यू वाली कर्व ऊपर जा रही है कास्ट से, तो मतलब रेवेन्यू कर्व कास्ट से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। और जहां पर हमें लगे कि कास्ट ज्यादा है और रेवेन्यू वाली नीचे है, तो मतलब कास्ट ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, तो वो लॉस होगा और दूसरी प्रॉफिट होगी। तो यही बात है इसमें। अब यहाँ पर देखें, आखिरी पॉइंट जो है, यहाँ पर ये कास्ट वाली ऊपर है और रेवेन्यू वाली नीचे है, तो ये फिर लॉस ही हो रहा है। एक्सप्लेनेशन क्या है? एट द स्टार्ट एंड एंड कास्ट कर्व इज अबव द रेवेन्यू कर्व व्हिच शोज टोटल कास्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू showing the loss of firm. At the mid, cost curve is below the revenue curve, which shows total cost is less than total revenue, showing the profit of firm. वही बात जो मैं अभी आपको बताई। इसके बाद है प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखें, अब रेवेन्यू का मतलब ये नहीं कि रेवेन्यू हमने पढ़ लिया तो अब आखिरी पॉइंट प्रॉफिट आ गया है, नहीं। अब रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को इकट्ठा लेकर हमने चलना है। तो रेवेन्यू पहले पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन का, तो अब हम प्रॉफिट देख रहे हैं। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू लेस कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट। फर्म्स इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। गौर करना है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम हमेशा हम एक चीज होते हैं जिसके स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाते हैं। एक पॉइंट आता है जहां पर हमें पता चलता है कि अब यहाँ पर बैलेंस्ड सिचुएशन हो गई है, यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया है। एवरेज तो ओवरऑल पूरे प्रोसेस के एवरेज होती है ना, मार्जिनल होती है हर इजाफी स्टेप पर, हर इजाफी यूनिट के प्रोड्यूस करने पर इजाफी खर्चा। तो इस तरह से जब हम यूनिट प्रोड्यूस करते जा रहे हैं और उसके ऊपर कास्ट भी हमें आती जा रही है, एक लम्हा आएगा जब हमें पता चलेगा अब जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच गई है। तो मतलब हम दिमाग में रखें कि इसका मतलब है जो इक्विलिब्रियम है वो हर स्टेप बाय स्टेप के बाद हम चेक कर रहे हैं। जिस स्टेप के ऊपर हमें पता चलेगा अब जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम में आ गई है, तो मतलब फर्म जो है वो एवरेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, फर्म मार्जिनल के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे मार्जिनल रेवेन्यू हो या मार्जिनल कास्ट हो। तो दिमाग में एक बात रखनी है कि जो फर्म का इक्विलिब्रियम होता है वो मार्जिनल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी हमें एक प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जब चलते जाते हैं, जिस स्टेप पर पता चला कि अब इक्विलिब्रियम आ गया है, तो मतलब हर इजाफी स्टेप के ऊपर हमें चेक करना पड़ता है ना, तो ये हर इजाफी स्टेप को शो करता है। तो इसलिए हम मार्जिनल को दिमाग में रखेंगे कि इक्विलिब्रियम मार्जिनल के ऊपर डिपेंड करता है, मार्जिनल कास्ट या मार्जिनल रेवेन्यू, ना कि एवरेज। इसके बाद है फर्म प्रॉफिट और लॉस डिपेंड्स ऑन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कास्ट। इक्विलिब्रियम किसके ऊपर डिपेंड करता है? मार्जिनल कास्ट या मार्जिनल रेवेन्यू। और फर्म का प्रॉफिट या लॉस किसके ऊपर डिपेंड करता है? टोटल रेवेन्यू या टोटल कास्ट। इसके बाद है प्रॉफिट इक्वेशन। प्रॉफिट इक्वेशन हम किस तरह से प्रॉफिट निकालते हैं? यही टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कास्ट। रेवेन्यू ज्यादा है, कमाई ज्यादा है, फर्म इज एंजॉयिंग प्रॉफिट्स। इसके बाद रेवेन्यू कम है, फेसिंग लॉसेस। इसके बाद इक्वल है खर्चा और इनकम, फर्म इज इन ब्रेक इवन, जहां पर ना प्रॉफिट है ना लॉस है। इसके बाद प्रॉफिट को हमने जिस तरह से कास्ट को डिफरेंट पीरियड्स में देखा, फिर आउटपुट को देखा, फिर हमने रेवेन्यू को देखा, इस तरह से रेवेन्यू को आगे भी देखेंगे। इसके बाद क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को भी हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में देखना है। प्रॉफिट इन शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब भी वही परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है जिस पर हमने पहले रेवेन्यू को देखा, अब हम प्रॉफिट को देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या है? अब वो कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो शॉर्ट रन है उसमें 3 किस्म के प्रॉफिट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल या एक्सेस प्रॉफिट, और दूसरा क्या होता है? सब नॉर्मल प्रॉफिट। ये इसके नाम सिर्फ प्रॉफिट्स हैं, एक्चुअली प्रॉफिट्स नहीं है, ठीक है। और सब नॉर्मल तो है ही लॉस बेसिकली। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल और सब नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फर्क है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यह है कि सिर्फ हमें इतना पता चला है कि हम कारोबार बंद नहीं करते, बस जारी रखते हैं। मतलब जितना खर्चा हमने किया था, सपोज समझ लें कि हमें उतना ही इनकम हुई है। अगर लॉस हो तो शायद हम समझते कि कारोबार बंद कर दें, बस कारोबार बंद नहीं कर रहे, ये नौबत नहीं आई, अदरवाइज हमें कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ इसमें। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट होता है, यहाँ पर कमाई ज्यादा और खर्चा कम है। सब नॉर्मल प्रॉफिट, सब का मतलब भी छोटा होता है, मतलब एक किस्म का ये क्या है? लॉस है, यहाँ इनकम कम और खर्चा ज्यादा होगा। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट्स परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, खर्चा और कमाई बराबर है, फर्म इज इन ब्रेक इवन, मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कीप द एग्जिस्टिंग फर्म इन प्रोडक्शन yet being insufficient to attract new firms into the industry। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि अभी इस बंदे ने कहा है कि यहाँ पर जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये तो ब्रेक इवन है ना, यहाँ पर प्रॉफिट है ना लॉस है। अब ये कह रहा है यहाँ पर मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, तो फिर प्रॉफिट कहाँ से आ गया है? अब यहाँ पर आप देखें, जब आप कोई भी अपने कपड़े वगैरह या जूते खरीदने जाते हैं तो वो आपको कहता है कि ये
1000 की चीज है, ठीक है, कितने की, 1000 की। उसके बाद आप उसे कहते हैं कि नहीं यार इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह जो कोई रियायत करो। वो कहता है ठीक है, फिर मैं बाहर से भी 800 की लेकर आया था, तो आप भी 800 रुपया मुझे दे दें। बेशक मैं आपसे प्रॉफिट कोई नहीं कमाता, लेकिन मैं 800 खर्च करके आया था, तो फिर 800 तो मुझे दे दे। तो तब आपको क्या लगता है, वो जो 800 ये वाला कह रहा होता है वो वाकई 800 की लेकर आया होता है और वाकई आपको 0% प्रॉफिट से ही आपको बेच रहा होता है? तो ऐसा नहीं होता। इस 800 में भी उसने कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखा होता है दिमाग में। हो सकता है पीछे वो क्या पता 600 की लेकर आया हो या 700 की लेकर आया हो, ये भी तो हो सकता है। तो अब आपको वो शो कर रहा है कि मैं आपसे कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, 800 की लेकर आया था तो 800 की ही बेच रहा हूं। एक्चुअल में वो 600 की लेकर आया था। तो आपके मुताबिक जो फर्म है, एक थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल लोगों की नजर में जो फर्म है वो प्रॉफिट नहीं कमा रही, 800 की चीज लेकर आ रही है तो 800 की ही बेच रही है। जब एक बंदे को पता चलेगा कि यार इस मार्केट में जो लोग हैं उनकी तो सही बिजनेस नहीं चल रहा, वो तो जितने की चीज लेकर आते हैं उतने की बेचते हैं, तो क्या वहां पर कोई नया बंदा मार्केट में कोई दुकान बनाएगा? नहीं बनाएगा। विच एग्जिस्टिंग फर्म इन प्रोडक्शन येट बीइंग इनसफिशिएंट टू अट्रैक्ट न्यू फर्म्स इनटू द इंडस्ट्री। मतलब ये इस सिचुएशन को देखकर वो कहते हैं कि ये एक दुकान जो ऑलरेडी वहां पर बनी हुई है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो कमा रही है, लेकिन इतना नहीं कमा रही कि उसके प्रॉफिट से इंप्रेस होकर कि नई जो फर्म्स, नई दुकानें हैं वो वहां पर लोग बनाने लग जाएं। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है, यहाँ पर थर्ड पार्टी की नजर में फर्म कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही, एक्चुअल में जो फर्म है उसने फिर भी कुछ ना कुछ रेशो से प्रॉफिट रखा होता है। तो यहाँ पर वो बाहर क्या लग रहा है हमें, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, फर्म इज ब्रेक इवन। लेकिन इसमें हम कहते हैं कि फिर भी दुकानदार ने कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट दिमाग में रखा हुआ है, चाहे 20 रुपए हो, 30 हो, 50 हो, 70, जितना भी हो। इसके बाद क्या, नॉर्मल प्रॉफिट इज ओनली बिकॉज ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। वो कहता है कि हम नॉर्मल प्रॉफिट इसको तभी कह रहे हैं जब हम सिर्फ अपने वो वाले खर्चे काउंट कर रहे हैं जो हमने कैश इन हैंड, बकायदा कैश देकर खर्चे किए थे। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का आपको पता होगा, ठीक है। अब कुछ खर्चे हमने कहा है कि इंसान करता नहीं है, अपने घर से कोई चीज लेकर ऑफिस में रख दी, तो अब बजाय उसने कोई खर्चा नहीं किया क्योंकि वो सोफा वगैरह या कोई भी चीज उसके घर में पड़ी थी, लेकिन घर में जो चीज पड़ी थी वो भी तो किसी ना किसी टाइम उसने पैसों से खरीदी थी। तो इस तरह से वो कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट आल्सो रिप्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओनर्स रेवेन्यू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। अब यहाँ पर ग्राफ है, उसमें क्या कहा था पहले, सिचुएशन क्या थी, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। यहाँ पर देखें एवरेज कॉस्ट की कर्व कौन सी है, ये वाली है। एवरेज रेवेन्यू की ये स्ट्रेट लाइन है। तो वो कहता है इसमें दोनों बराबर होते हैं। तो बराबर कोई भी कौन कब होते हैं ग्राफ के ऊपर, जब दोनों टच कर रहे हूं। अब देखिए ये वाली कर्व और ये स्ट्रेट लाइन वाली कर्व, ये टच किस पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर। स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रही है, यहाँ पर जब पहुंचती है तो ऊपर एवरेज कास्ट वाली कर्व यहाँ पर इसे टच करती है। तो हम कहते हैं इस पॉइंट के ऊपर जो एवरेज कास्ट है और एवरेज रेवेन्यू है दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से ये नॉर्मल प्रॉफिट को हमने ग्राफ के ऊपर शो कर दिया है। ग्राफ जब ड्रा करें तो नीचे हमेशा क्वांटिटी या आउटपुट लिखें और इधर वर्टिकल एक्सिस में प्राइस वगैरह। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल और एक्सेस प्रॉफिट, ये भी परफेक्ट कंपटीशन हम देख रहे हैं। तो इसमें वो कहते हैं टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट अबव नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसमें एक्चुअल में हमारा खर्चे से ज्यादा कमाई हो रही है। टोटल रेवेन्यू इज हायर देन बोथ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, खर्चे से ज्यादा रेवेन्यू है। अब ग्राफ के ऊपर हमने शो करना है सिचुएशन क्या है कि टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। तो मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू की जो कर्व है वो ऊपर होनी चाहिए और कॉस्ट की जो कर्व है वो नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें उसने जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हुई है, ठीक है, ये प्राइस वाली भी है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों की यही एक कर्व है। क्योंकि हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस के जो फिगर्स आते हैं एवरेज रेवेन्यू के भी वही फिगर्स थे, मार्जिनल रेवेन्यू के भी वही फिगर्स थे। तो ग्राफ के ऊपर जब हमने बनाया तो एक ही लाइन बनी। तो इसमें देखें जो स्ट्रेट लाइन है ये है एवरेज रेवेन्यू की, ठीक है। अब इसको थोड़ा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट, ये है एवरेज रेवेन्यू की कर्व। अब एवरेज हमने कहा कि यहाँ पर खर्चा कम है और इनकम ज्यादा है। तो इनकम जब ज्यादा है तो इसका मतलब है एवरेज रेवेन्यू ऊपर कर्व आनी चाहिए ना।
और कास्ट की नीचे आनी चाहिए क्योंकि खर्चा कम है। तो यहाँ पर देखिए जो स्ट्रेट लाइन है, एवरेज कर्व जो है, शॉर्ट रन एवरेज कर्व, क्योंकि शॉर्ट रन हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो एवरेज कास्ट कर्व है वो देखें ये नीचे की तरफ है और एवरेज रेवेन्यू वाली ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन है। तो ग्राफ के ऊपर हमने शो कर दिया है कि ये एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है ऊपर और कास्ट नीचे है, मतलब कम है। तो जब कास्ट कम और रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का जो गैप है वो प्रॉफिट को शो करता है, ये जो शेडेड एरिया है। इसके बाद है सब नॉर्मल प्रॉफिट। ये एक्चुअली क्या होता है, लॉस होता है। परफेक्ट कंपटीशन, टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कास्ट। यहाँ पर देखना प्रॉफिट और लॉस, इसको टोटल देख सकते हैं या एवरेजेस की बेस पर भी देख सकते हैं कि एक यूनिट के ऊपर हमें कितना खर्चा आ जाए। अगर एक यूनिट के ऊपर हमने खर्चा किया था 10 रुपए और एक पैकेट बेचा हमने 12 का है, तो उस यूनिट के ऊपर हमें जाहिर सी बात है लॉस हुआ है, वो प्रॉफिट हुआ है अगर 12 का बेचा है। अगर 8 का बेचते 10 का खर्चा करके तो लॉस होता। अब यहाँ प्रॉफिट बिलो नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये क्योंकि है ही लॉस। अब ग्राफ के ऊपर यहाँ पर देखें, एवरेज रेवेन्यू वाली स्ट्रेट लाइन नीचे है और कर्व वाली ऊपर है। तो ये नीचे है, रेवेन्यू कर्व ऊपर है। तो कर्व ऊपर है कास्ट वाली, मतलब खर्चा ज्यादा है, कमाई रेवेन्यू कम है। तो इन दोनों के दरमियान जो गैप होगा ये क्या है, हमारा लॉस है। इसके बाद है शट डाउन कंडीशन। शट डाउन किसे कहते हैं, जिस तरह से लैपटॉप या कंप्यूटर आप शट डाउन करते हैं, मतलब किसी चीज का बंद हो जाना, ठीक है। तो वो कहते हैं ऐसी सिचुएशन जब इतना ज्यादा नुकसान हो रहा हो कि हमें दुकान बंद करनी पड़े, अपना बिजनेस बंद करना पड़े। परफेक्ट कंपटीशन में वो कहते हैं जब जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कास्ट के इक्वल हो। मतलब क्या है कि सपोज हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, अब वहां पर हमारे पास कुछ फिक्स्ड इनपुट था, मैंने फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और कुछ क्या थे, वेरिएबल। अब फिक्स्ड का खर्चा हमें पड़ रहा है 10,000 रुपए, वेरिएबल का खर्चा हमें पड़ रहा है 7,000 रुपए। अब हम जो इसकी कीमत रखते हैं ना, सपोज कोई हमने प्रोडक्ट इस तरह का बनाया कि उसकी कीमत हम रखते हैं 500। तो अब जितने भी प्रोडक्ट हमने पूरे महीने में बेचे और उसकी कीमत हमें 500 रखना पड़ गई, अगर ज्यादा रखते तो हमसे कोई ना खरीदता चीज, 500 रखना पड़ गई। तो 500 जब हमने उसकी कीमत रखी और महीने के एंड पर हमने देखा कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो कितने बिके, तो हमने अपना जब टोटल रेवेन्यू कमाया था, जब उससे देखा तो वो हमारे सिर्फ और सिर्फ इस खर्चे को कवर कर रहा था जो वेरिएबल वाला था, ठीक है। जो फिक्स्ड वाला था इसको कवर ही नहीं कर रहा था, ये तो हमें लॉस हो रहा था। प्रॉफिट तो दूर की बात है, इवन अब हमारे खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। खर्चे हमने किए थे दो तरह के, कुछ फिक्स फैक्टर वाले, दुकान का किराया वगैरह, कुछ वेरिएबल वाला। तो जब कीमत रखी, कीमत रखने के बाद जितने यूनिट्स बिके, रेवेन्यू को देखा, तो वो रेवेन्यू जो है वो तो सिर्फ हमारे ये खर्चे पूरे कर रहा था पहले वाले। फर्म इज एबल टू कवर इट्स ओनली वेरिएबल कास्ट नॉट फिक्स्ड कास्ट। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कास्ट, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कास्ट इफ प्राइस इज बिलो एवरेज वेरिएबल कास्ट। इस सिचुएशन में देखिए, अब यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कास्ट की कर्व और ये टोटल कास्ट की कर्व और ये पर मार्जिनल कास्ट की कर्व, ठीक है। तो इसमें उसने क्या कहा था, देखिए ये इसने लिखा है शट डाउन प्राइस, मतलब ये वो कीमत है जो हमने रखी थी और वो हमारे सिर्फ वेरिएबल के खर्चे पूरे कर रही थी। तो वो कहते हैं यही वाली वो कीमत है जिसकी हमने ये लाइन ड्रा की हुई है। तो ये यहाँ पर टच कर रही है किसको, एवरेज वेरिएबल कास्ट। मतलब ये कीमत जो हमने सेट की थी वो जब सिर्फ एवरेज वेरिएबल कास्ट को टच करे, उसके सिर्फ बराबर हो, फिक्स्ड को कवर ना करे, तब हम कहते हैं ये शट डाउन कंडीशन है। तो इस ग्राफ के ऊपर हमने शो कर दिया, ये एवरेज वेरिएबल कास्ट की कर्व ऊपर वाली और स्ट्रेट लाइन प्राइस वाली, जिस पॉइंट पर शट टच कर रहे हैं हम कहते हैं कि यहाँ पर दोनों इक्वल है, कि प्राइस जो है वो सिर्फ वेरिएबल कास्ट को कवर कर रही है, प्राइस जो सेट की थी उससे आने वाला खर्चा। इस पॉइंट पर वो कहते हैं कि यार अब हमें जो है अपना कारोबार बंद कर देना चाहिए। तो ग्राफ के ऊपर हमने शो किया है कि प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कास्ट के इक्वल कैसे होगी। तो हमने प्राइस वाली स्ट्रेट लाइन ड्रा की, ऊपर हमने वेरिएबल कास्ट की कर्व ड्रा कर दी। तो जिस पॉइंट के ऊपर दोनों टच कर रहे थे हमने कहा कि इस पॉइंट के ऊपर शट डाउन पॉइंट है। अब ये जो उसने बनाई है ना एवरेज टोटल कास्ट और मार्जिनल कास्ट, ये इजाफी बातें वैसे उसने की हैं, ठीक है, सिर्फ ये बताने के लिए कि इस पॉइंट से नीचे जब हालात चले जाएं तो हम कहते हैं ये शट डाउन है। अदरवाइज कंसेप्ट को जस्ट हमने शो करना हो ग्राफ के ऊपर, तो वो हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, जहां पर एवरेज वेरिएबल कास्ट
प्राइस की लाइन के ऊपर प्राइस को टच कर रही थी, तो हम कहते हैं प्राइस ये वाली जो है एवरेज वेरिएबल कास्ट को कवर कर रही है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या है, मार्केट प्राइस फोर्सेस द फर्म टू लीव द मार्केट व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कास्ट। इससे भी जब कम हो जाए वो कहता है कि अब तो वो फोर्स कर रही है, मतलब उसको भागने के ऊपर मजबूर कर रही है कि यार अब कारोबार करने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर हमें कोई चांस नजर ही नहीं आ रहा कि कभी हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। फर्म कीप्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एज लॉन्ग एज टोटल रेवेन्यू कवर द टोटल वेरिएबल कास्ट। वो कहता है वेरिएबल तक तो फिर भी उसे जब उसने काउंट किया तो वेरिएबल के बराबर हो रहा था। अब उसने था कि यार ये तो हालात वेरिएबल से भी अब नीचे चले जाने हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर उसने शट डाउन कर दिया। इफ प्राइस इज बिलो एवरेज वेरिएबल कास्ट देन फर्म मस्ट क्लोज और शट डाउन इट्स बिजनेस because at this stage loss include not only fixed cost but also a portion of variable cost। मतलब वो कहता है कि वेरिएबल कास्ट के खर्चे जब पूरे हो रहे थे उस टाइम भी शॉर्ट डाउन कंडीशन नजर आ रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि अब अगले महीने तो वेरिएबल के भी पूरे नहीं हो रहे, तो अब उसने उसी लम्हे ही दुकान को बंद कर दिया। इट इज पॉसिबल फॉर फर्म नॉट टू शट डाउन व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज कास्ट। एवरेज कास्ट से लेस हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ खर्चे पूरे ना करें, फिक्स्ड वाले तो दूर की बात है। वो कहते हैं अब आगे तो वेरिएबल वाले भी पूरे नहीं हो रहे, तो इस सिचुएशन पर वो क्या करते हैं, दुकान को बंद करते हैं। अच्छा, प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, परफेक्ट कंपटीशन हम पढ़ रहे थे, पहले हमने रेवेन्यू देखा फिर फर्म देखा। फर्म भी हमने कहा कि पहले शॉर्ट रन में फिर लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में हमने कहा कि 3 किस्म के प्रॉफिट होते हैं, नॉर्मल, सुपर नॉर्मल और सब नॉर्मल। लॉन्ग रन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन से प्रॉफिट होते हैं। इन लॉन्ग रन फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, लॉन्ग रन में हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पर सिर्फ हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम प्रॉफिट। इफ फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट न्यू फर्म विल एंटर इनटू मार्केट, दे विल इंक्रीज द सप्लाई। वो कहते हैं कि अगर सपोज किसी को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कोई दुकान कमा रही है, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कमा रही है, जब देखेगा कोई बंदा कि यार ये यहाँ पर जो बिजनेस है लोगों का वो तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी वहां पर दुकानें बना लेंगे। न्यू फर्म्स विल एंटर इनटू मार्केट, दे विल इंक्रीज द सप्लाई। जब ज्यादा दुकानें बन गई तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, जब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए तो लोगों को कोई डर नहीं होना किसी भी शॉर्टेज का, तो फिर क्या करते हैं वो दुकानदार जो है अपने प्रोडक्ट को खराब होने से बचाने के लिए भी क्या कर देते हैं, कीमत को कम कर देते हैं। मैंने हमेशा कहा था कि कीमत बढ़े तो सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़े तो कीमत कम करना पड़ जाती है, तो डिक्रीज द प्राइस। ये हमने एग्रीकल्चर वाली जो एग्जांपल पढ़ी थी ना, वो मुख्तलिफ केसेस थे जहां पर प्रोड्यूसर मैंने कहा था लालची है, उसको दिमाग में रखा करिए जब प्राइस और सप्लाई की बातें हैं। सो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट विल बिकम नॉर्मल प्रॉफिट। वो कहते हैं कि अगर सपोज कोई दुकान है वो क्या करती है, वो अब देखें ये हम लॉन्ग रन पढ़ रहे हैं, लॉन्ग रन में हमने कहा था कि सारे के सारे फैक्टर जो है वो वेरिएबल होते हैं, तो यहाँ पर कोई और दुकान बन सकती है, कोई और फैक्ट्री लग सकती है, तभी तो हम न्यू फर्म्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग रन है, लंबा पीरियड है, तो न्यू फर्म्स बन सकती थी। अच्छी भली 2 दुकानें थी किसी मोहल्ले में, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं लॉन्ग रन, तो यहाँ पर जो नए लोग हैं वो कहते हैं कि हम भी दुकानें बनाते हैं। जब नई दुकानें बनाएंगे तो 2 की बजाय 4 दुकानें हो गई, जो पहले टोटल 2 दुकानें 200 यूनिट बना रही थी, अब 4 दुकानें 400 यूनिट बनाएंगी, तो टोटल कितनी प्रोडक्शन या सप्लाई हो गई, ज्यादा हो गई, तो उन्हें कीमत कम करनी पड़ेगी। जब कीमत कम करेंगे तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू कम आएगा, रेवेन्यू कम आएगा तो फिर प्रॉफिट कम होगा, तो फिर वही नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। अगर फर्म अर्न कर रही हो सब नॉर्मल प्रॉफिट, अगर लॉस की सिचुएशन में हो, एग्जिस्टिंग फर्म विल लीव द मार्केट। जो दुकानें पहले 2 हैं अब 1 दुकान बंद हो सकती है, क्योंकि वो सिर्फ लॉस की सिचुएशन में है, सब नॉर्मल प्रॉफिट की हालत में है। दे विल डिक्रीज द सप्लाई। जब 4 से 2 दुकानें बच गई या 2 से 1, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम होगी, सप्लाई कम होगी। एंड इंक्रीज द प्राइस। जब आउटपुट या प्रोडक्शन कम होगी, शॉर्टेज होगी, तो लोगों की डिमांड तो आ रही होगी, तो वो कीमत को बढ़ा देंगे। सब नॉर्मल प्रॉफिट विल बिकम नॉर्मल प्रॉफिट। वो कहते हैं पहली सिचुएशन जो हमने पढ़ी ना, ये ग्रीन लाइंस देखें, एक पहला ये केस है, दूसरा ये है, दोनों का रिजल्ट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। वो कहते हैं एक में अच्छा भला प्रॉफिट कमा रहे थे तो लोग और दुकानें बनाने लग गए, सप्लाई बढ़ गई, कीमत कम करना पड़ी, कीमत कम करना पड़ी तो फिर रेवेन्यू कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, तो सुपर से नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। वो कहता है दूसरा केस है जहां पर पहले दुकानें लॉस में हैं, जब लॉस में होंगी तो 4 में से 2 दुकानें बंद हो जाएंगी, जब 2 दुकानें बंद हो जाएंगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, प्रोडक्ट कम बनेगा, प्रोडक्ट कम बनेगा तो शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी, लोगों की डिमांड तो हो रही होगी, फिर वो कीमत बढ़ा देंगे, फिर कीमत बढ़ाएंगे तो पहले की निस्बत ज्यादा रेवेन्यू आएगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो अब सब नॉर्मल लॉस की सिचुएशन से वो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे। एक्सिट ऑफ द फर्म विल एलिमिनेट द लॉस। दुकानों का ज्यादा बनना
प्रॉफिट कम कर देता है, दुकानों का कुछ बंद हो जाना प्रॉफिट बढ़ा देता है जो मौजूदा या एग्जिस्टिंग फर्म